नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। तो लीजिए, आपका मैराथन क्लास आ चुकी है और ये मैराथन क्लास है आपका 44 नंबर का 44वां मैराथन क्लास है, ठीक है। और इसमें भी जो सवाल मैंने शामिल किया हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सवाल इस बार जो है वो सबसे ज़्यादा पावर सिस्टम का सवाल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट पावर सिस्टम को लेकर के थोड़ा सा कमज़ोर है तो यहाँ से आप अपने पावर सिस्टम के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और हर लेवल के सवाल को आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। और कल क्लास नहीं हुई थी उसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाकी दोस्तों, बहुत ही जल्द ये हमारी सीरीज़ ख़त्म हो रही है ना। और जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होगी हम टॉपिक वाइज थ्योरी की क्लास शुरू करेंगे, जिसका इंतज़ार बच्चे काफ़ी टाइम से कर भी रहे हैं, है ना। तो चलिए, प्रश्नों का सिलसिला शुरू होता है हमारा 1101 नंबर से। 1101 नंबर का पहला सवाल आज का हमारा है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये प्रैक्टिकली रूप से भी ऐसा होता है जैसा सवाल बोल रहा है। सवाल है कि स्टार कनेक्टेड प्रणाली में 3 फेज संतुलित लोड में निरावेशित चालक। अब देखना, निरावेशित चालक का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल तार। निरावेशित चालक का मतलब न्यूट्रल तार। न्यूट्रल तार में धारा कितना प्रवाह होता है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाऊं कि ये हमारे स्टार का पहला फेज, ये है दूसरा और ये है तीसरा फेज, है ना। ध्यान से सुनना। अब ये है हमारी आर फेज है और ये है वाई फेज और यहाँ पर है बी फेज। 3 फेज हो गया और बीच वाली है न्यूट्रल वाली तार, है ना। और इसी न्यूट्रल तार पर सवाल आपसे पूछा गया है, आर, वाई और बी। जब लोड संतुलित हो, जब लोड कैसा हो? जब लोड आपका बैलेंस लोड हो, उस स्थिति में न्यूट्रल तार पर कोई करंट नहीं चलेगी। ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन विभाग ने आंसर माना था ऑप्शन नंबर ए कि किसी एक फेज में न्यूनतम धारा से भी कम धारा। ये ऑप्शन तब सही होता जब आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होता, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है तो ए को हम सही नहीं मानेंगे, है ना। लेकिन अगर आप जानना चाहेंगे ना कि संतुलित लोड किसको कहते हैं, तो समझिए कि जो बैलेंस लोड होता है वो क्या होता है ना। बैलेंस लोड किसको कहते हैं? बैलेंस लोड उसे कहा जाता है कि जब लोड का करंट, है ना, जब लोड करंट की मात्रा, लोड करंट का मात्रा का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड और फेज एंगल अगर एक समान है, अगर कैसा है? अगर एक समान है तो ये क्या कहलाता है? बैलेंस लोड कहलाता है। ध्यान रखना, बैलेंस लोड कहलाता है। और करंट और वोल्टेज के बीच में, है ना, करंट और वोल्टेज के बीच में जो थीटा डिग्री का अंतर होता है ना, वो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। कब? बैलेंस लोड पर। अनबैलेंस की कंडीशन कब आती है? अगर आप जानना चाहें तो अनबैलेंस यानी कि असंतुलित लोड या असंतुलित भार पता है किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ना मेरे भाई कि जो लोड का फेज रेजिस्टेंस का अंतर होता है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लोड का जो फेज प्रतिरोध होता है, लोड का जो फेज प्रतिरोध का अंतर होता है, फेज रेजिस्टेंस का अंतर पर ये निर्भर करता है। अगर मैं पूछूं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि मान के चलो कि अनबैलेंस लोड की कंडीशन कब आती है? जब जैसे कि आर फेज है, आर फेज में 100% लोड कनेक्ट है, वाई फेज में 50% लोड कनेक्ट है और बी फेज में कोई लोड कनेक्ट नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस की कंडीशन।
अनबैलेंस की कंडीशन। अगर मैं और डिटेल से थोड़ा सा बताऊं आपको, तो जैसे कि 100% 100% का मतलब ये है कि जैसे कि आप एज्यूम करो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप कि इसमें 100 एम्पियर का लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये इसका मैक्सिमम लोड है ना। तो मैक्सिमम लोड का 100 एम्पियर लोड का अगर 40% लोड अगर कम हो जाती है तो उसको हम फिर जो हमारी मोटर होती है उसको हम स्टार में चालू करते हैं। मोटर को शुरू में किस में चालू करते हैं? स्टार में। क्यों? क्योंकि लोड करंट जो है 40% से अगर कम हो जाता है तो फिर मोटर को स्टार में चालू करना ज़रूरी हो जाता है ऊर्जा बचत के लिए। और अनबैलेंस को सही करने का यही एक तरीका है ना, यही एक तरीका है। तो जब हमारी लोड अनबैलेंस होता है तब न्यूट्रल तार में करंट चलती है। जितना ज़्यादा अनबैलेंस उतना ज़्यादा न्यूट्रल तार में करंट, है ना। तो यहाँ से बैलेंस और अनबैलेंस दोनों को आपने क्लियर किया है, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं जो अभी तक हमारे इस टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए वो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें। QR कोड को स्कैन करोगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम में आप हमारे चले जाओगे, है ना। अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, है ना। तो वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला, ये सवाल हो गया, इसका PDF मिलेगा यहीं टेलीग्राम पर। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि 3 फेज के 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार प्रणाली में यदि लाइन करंट कितना है जी, लाइन करंट और पावर फैक्टर 0.8 है ना। यदि लाइन करंट 0.8 पावर फैक्टर पर 16 एम्पियर है, लाइन करंट कितना है? 16 एम्पियर है। तो आभासी यानी कि KVA में परिकलन कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए आपको कैसे फॉर्मूला सेट करना होगा? आभासी शक्ति, है ना, आभासी शक्ति को कहते हैं एक्चुअल पावर, अपेरेंट पावर, है ना। तो अपेरेंट पावर का फॉर्मूला होता है PA बराबर क्या होगा? √3 इंटू लाइन वोल्टेज गुणे लाइन करंट। ये आपका सूत्र है, ये आपका क्या है? ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, है ना। और अपेरेंट पावर को जब हम पावर को ट्रेंगल के हिसाब से जब हम देखते हैं तो अपेरेंट पावर को S लिखा जाता है ना। तो S बराबर √3 का मान होता है 1.732 गुणे लाइन वोल्टेज कितना है? 415 वोल्ट और 0.8 है। चलो पावर फैक्टर तो छोड़ दो, आप 415 लिखो गुणे लाइन करंट है 16 एम्पियर, है ना। S बराबर क्या हो जाएगा? 1.732। इसको मल्टीप्लाई करो, देखना 16 पंचे 80, हासिल के आए 8, 16 एकम 16 और 16 8 24, हासिल के 2, 16 चौके 64, है ना, 65 66, कितना हो जाएगा? 6640। अब S बराबर जब इसको आप गुणा करोगे तो मैंने इसको गुणा करके रखा है 11,499.68 आता है, 11,499.68 आता है। अब ये आया है आपका VA में, ये आया है VA में। अब देखना VA को KVA में बदलना पड़ेगा क्योंकि सारे KVA में ऑप्शन है आंसर। तो VA को KVA में परिवर्तित करने के लिए परिवर्तित करें। कैसे परिवर्तित करोगे? 1000 में भाग दे दो, मामला ख़त्म हो जाएगा। S बराबर 11,499.68 बटा 1000, है ना। जब 1000 में भाग दोगे तो आंसर आएगा 11.5 KVA इज़ राइट आंसर, ठीक है ना। ये आपका आ गया आंसर। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है। ये अपेरेंट पावर है और इस अपेरेंट पावर का ये फॉर्मूला है ना। हमें पावर फैक्टर को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप भी करके देख सकते हैं, आप भी करके देखिए। अगर आप कैलकुलेशन करना सीख गए ना तो आप टाइम का बचत करोगे अपने एग्ज़ाम में, है कि नहीं। टाइम का बहुत बचत करना है क्योंकि टाइम बहुत मिनिमम टाइम मिलता है और उसी टाइम में आपको न्यूमेरिकल को भी देखना है और
सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब तो जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुश्किल से मुश्किल 50 से 55 सेकेंड का टाइम मिलता है, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो चाहे वो टफ से टफ क्वेश्चन हो, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप खुद से भी इसको सॉल्व करके देखना। आगे बढ़ते हैं। एक प्यारा सा छोटा सा और नन्हा सा सवाल है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू कितना दिया है 240 वोल्ट। तो 240 वोल्ट है, इसका आरएमएस मान पर वोल्टेज का अधिकतम मूल्य ज्ञात करना है। तो वही क्या होगा 240 वोल्ट का 240 वोल्ट आप लिख दो, गुणे √2 से इसको आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा, है ना। 240 गुणे 1.414 और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वही 339.5 आंसर आएगा वोल्ट, 339.5 वोल्ट आएगा, है ना। 339.5 वोल्ट आएगा। देखना आप एक चीज़ का ध्यान रखना, कई बार सवाल एग्जाम में मालूम है क्या पूछता है कि सिंगल फेज की जो वोल्टेज है, सिंगल फेज की जो वोल्टेज है उस वोल्टेज में वोल्टेज का सहनशीलता कितना होता है ना, मतलब कि टॉलरेंस के बारे में। तो सिंगल फेज में अक्सर होता है, देखना जो हमारी सिंगल फेज होती है वन फेज में होता है ±2 से ±3%, है ना। कई जगह आपको देखने को मिलेगा ±2%, कई जगह ±3%। और अगर वोल्टेज का मान है, मान के चलो 415 वोल्ट, वोल्टेज का मान अगर मान के चलो कि है आपका 415 वोल्ट, है ना, तो इसमें प्लस माइनस फिर 5% होता है टॉलरेंस। अगर 33 kV है, 33 kV पर होता है ±12.5 वोल्ट, है ना। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये है कि सिंगल फेज को अगर हम 230 वोल्ट माने या 240 वोल्ट माने तो उसका 3% निकाल लो, जो भी 11-12% आएगा। तो 12% अगर आता है तो 230 वोल्ट का 12 वोल्ट कम हो सकता है या 12 वोल्ट अधिक हो सकता है। उससे ज़्यादा वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, उससे ज़्यादा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर बी है 339.5 वोल्ट, ठीक है ना। ये एक छोटा सा सॉल्यूशन था। अगला कि एक एसी परिपथ में प्रतिघाती शक्ति PR का सूत्र क्या है। अब देखना जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है, जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है, ये रिएक्टिव पावर ही हमारी क्या है, प्रतिघाती शक्ति है ना। रिएक्टिव पावर ही हमारी प्रतिघाती शक्ति है। अब रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है, रिएक्टिव पावर मतलब साइन फाई, रिएक्टिव पावर मतलब साइन फाई। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा PR, यानी कि रिएक्टिव पावर बराबर VI साइन फाई। बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को साइन फाई और कॉस फाई में। आओ जरा मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखना पावर फैक्टर हमारा होता है कॉस फाई होता है, ठीक है। कॉस फाई का फॉर्मूला क्या है कि आभासी शक्ति बटे, है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आभासी शक्ति बटा वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति बटा वास्तविक शक्ति, है ना। अब आभासी शक्ति जो होता है मेरे भाई ये होती है KVA में, और वास्तविक शक्ति होता है ये होता है किलोवाट में। तो हम चाहे आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति लिख दें, चाहे KVA बटा किलोवाट लिख दें, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो होता है कॉस फाई। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि कॉस फाई जो होता है ये बताता है कि एक्चुअल में जितना बिजली हम किसी उपकरण को चलने के लिए दिए उसमें से कितना प्रतिशत बिजली उपयोग में आया और कितना प्रतिशत बिजली वेस्ट हो गया। जैसे कि मान के चलो कि आप एक दिन में 400 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, है ना। 400 रुपये में से कितना रुपए आप सही काम में यूज करते हैं। मान के चलो कि आपने 300 रुपये सही काम में यूज कर लिया, बाकी 100 रुपये चाट फुल्की चाट लिए, ठीक है ना। तो 100 रुपये आपका वेस्ट हो गया, 100 रुपये क्या होगा, वेस्ट हो गया। वैसे ही ये बताता है कॉस फाई, मतलब कि दिया गया बिजली में से, दी गई बिजली में से कितना प्रतिशत बिजली, है ना, दी गई बिजली में से कितना प्रतिशत बिजली उपयोग में आया, कितना प्रतिशत बिजली
उपयोग में आया वही कॉस फाई कहलाता है, वही कॉस फाई बताता है। अब कॉस फाई जो होता है ना, ये 0 से 1 के बीच में होता है, ये 0 से 1 के बीच में कॉस फाई हमारी होती है। 1 का मतलब क्या है? 100%, मतलब कि अगर बिजली हम जितना भी दिए उसमें से 100% हम बिजली को यूज कर लिए, जब कॉस फाई का मान 1 होगा। तो अगर कॉस फाई का मान 0.5 है तो इसका मतलब 50% बिजली को हमने यूज कर लिया, 50% वेस्ट हो गया। और अगर कॉस फाई का मान 0 है तो जितना बिजली दिए उसमें से पूरा का पूरा बिजली वेस्ट हो गया, कुछ भी काम में नहीं आया। इसीलिए हम चाहते हैं कि कॉस फाई का मान इकाई के करीब हो। ये होती है हमारी कॉस फाई। अब आ जाओ साइन फाई पर। साइन फाई जो होती है ना, ये होती है हमारी रिएक्टिव पावर या फिर प्रतिक्रियाशील शक्ति। इसको कही जाती है प्रतिक्रियाशील शक्ति बटा आभासी शक्ति, प्रतिक्रियाशील शक्ति बटा आभासी शक्ति। इसको हम kVAR में लिखते हैं और ये होती है हमारी kVA, है ना। तो हम साइन फाई को kVAR बटा kVA भी लिख सकते हैं। और ये जो साइन फाई है ये बताता है कि इस बिजली को हम उपयोग नहीं कर सकते, साइन फाई को हम उपयोग नहीं कर सकते, है ना। इस बिजली को उपयोग नहीं किया जा सकता, है ना। इस बिजली को उपयोग नहीं किया जा सकता है, परंतु ये किस काम में आता है? परंतु ये मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक है ना, उत्पन्न करने हेतु आवश्यक होती है, आवश्यक है। तो ये जो हमारे रिएक्टिव पावर है, ये जो हमारे प्रतिघाती शक्ति है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस पावर को हम यूज नहीं कर सकते हैं, इस पावर को यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो यही होती है हमारी रिएक्टिव पावर, यही क्या होती है? रिएक्टिव पावर, ठीक है ना। और रिएक्टिव पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, है ना। साइन फाई जितना अधिक होगा उतना ही क्या उत्पन्न होगी? हीट उत्पन्न होगा, गर्मी, पावर लॉस होगी और हीट उत्पन्न होगी। आंसर होगा आपका VI साइन फाई। कॉस फाई और साइन फाई बताओ समझ में आया या नहीं? बताओ, तुरंत कमेंट करो और बताओ। नेक्स्ट चलो, एक सवाल है आपका इम्पीडेंस पर 1105 नंबर का सवाल है। बोल रहा है कि यदि प्रतिरोध कितना है? 5, है ना। चलो, प्रतिरोध कितना है? ये है 5 ओम। और एक्सल कितनी है? 36 ओम, 36 ओम। और हमारी XC कितना है? ये है 24 ओम, 24 ओम। तो सर्किट की टोटल इम्पीडेंस बताओ, सर्किट की टोटल इम्पीडेंस बताइए, यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो सर्किट का टोटल इम्पीडेंस कैसे ज्ञात करेंगे? इम्पीडेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है कि नहीं? हाँ सर, यही है। तो Z बराबर, चलो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, R² R है 5 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस XL माइनस XC, 36 को 24 घटा दो कितना बचेगा? 12, 24 10 34, 35 36 12, और 12 का वर्ग करोगे तो 144। Z बराबर 5 4 9 और 4 2 6 169, जो कि 13 का वर्ग है। किसका? 13 का। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि टोटल इम्पीडेंस इसमें कितना होगा? 13 ओम, 13 ओम का। ऐसे आपको निकालना होता है। अगर मान के चलो XC ना होता तब ये माइनस ना होता, डायरेक्ट XC का वर्ग करके आप जोड़ करके यहाँ वर्ग निकाल लेते। अगर XL ना होता तो भी यही करना पड़ता आपको, है ना। तो भी आपको क्या करना पड़ता? यही करना पड़ता। आ गया सॉल्यूशन समझ में?
है ना। इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि आपको समझ में ना आए, बड़ा आसान है और आसान भाषा में मैं आपको प्रयास भी कर रहा हूँ कि समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए, हमारा हर प्रयास आपके लिए हमारा हर प्रयास या फिर मेरा हर सॉल्यूशन आपको कामयाबी दिलाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक है ना। बाकी आपका मेहनत, आपका लगन और आपका परिश्रम यही सफलताएं दिलाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है कि 1106 नंबर का कि व्हाट विल बी द पावर फैक्टर इन 3 फेज पावर मेजरमेंट यूजिंग 2 वाट मीटर, है ना। पावर मापने के लिए किस वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जा रहा है? 2 वाट मीटर विधि का। आप यहाँ से देखो, आप यहाँ से देखिए कि 2 वाट मीटर विधि के द्वारा आप पावर का मापन कर रहे हैं। दोनों वाट मीटर कैसा रीडिंग दिखा रहे हैं? समान रीडिंग दिखा रहे हैं। तो बताइए शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक मीन्स cos फाई, cos फाई कितना होगा? देखो, पावर को मापने के लिए अलग अलग विधियां हैं, जिसमें से एक विधि है 2 वाट मीटर विधि, है ना। अब ये 2 वाट मीटर विधि जो है, ये इसमें 2 वाट मीटर यूज होगा। ये पहला वाट मीटर है, ये देखो W1, पहला वाट मीटर है W1 और दूसरा वाट मीटर है W2। दोनों में से दोनों के रीडिंग एक जैसे आ रहे हैं, है ना। तो पावर फैक्टर कैसा होगा? देखना, इसमें पॉइंट आते हैं 3, मुख्य बिंदु कितने आते हैं? 3 प्रकार की ये रीडिंग दिखाएंगे, है ना। देखो, पहला रीडिंग जब दोनों समान हो, है ना, दोनों समान रीडिंग हो, दोनों समान रीडिंग हो, तब क्या होता है? तब धारा और वोल्टेज के बीच, धारा और वोल्टेज के बीच क्या होता है? 0 डिग्री का अंतर होता है ना। 0 डिग्री का क्या होता है? अंतर, 0 डिग्री का अंतर होता है। इसलिए cos फाई बराबर 1 होता है। cos फाई बराबर क्या होता है? इकाई। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आ गया बात समझ में? दूसरा सिचुएशन देखो, जब एक की रीडिंग कैसा आए? एक की रीडिंग आए प्लस, एक की रीडिंग आए प्लस और दूसरी वाट मीटर की रीडिंग माइनस आए। दूसरी वाट मीटर की रीडिंग कैसी आए? माइनस आए। तब क्या होता है? दूसरी वाट मीटर की रीडिंग माइनस आए, तब धारा और वोल्टेज के बीच में, है ना, धारा और वोल्टेज के बीच 60 डिग्री से भी कम अंतर है ना, कम अंतर होता है। उस समय cos फाई का मान कितना होगा? cos फाई का मान होगा 0.5 से भी कम, 0.5 से भी कम। cos फाई का मान 0.5 से भी कम कब आएगा? जब इन दोनों में से कोई भी एक वाट मीटर माइनस में रीडिंग देगा, है ना। कब देगा? जब भी देगा। और तीसरा आता है कि दोनों में से, है ना, दोनों में से कोई एक शून्य रीडिंग देता है। कैसा रीडिंग? शून्य रीडिंग देता है। उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में धारा तथा वोल्टेज के बीच 60 डिग्री का अंतर होता है। हम ऐसा समझ जाते हैं, है ना। और उस समय cos फाई जो होता है वो होता है 0.5। cos फाई कितना होता है? 0.5। तीनों स्थितियां समझो। अगर दोनों की रीडिंग एक समान है तो पावर फैक्टर 1 नंबर का इकाई। अगर दोनों में से कोई एक 0 दे रहा है तो पावर फैक्टर 0.5। अगर दोनों में से कोई एक रीडिंग नेगेटिव दिखा रहा है तो पावर फैक्टर 0.5 से भी कम। आ गई समझ में? ठीक है सर। 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है संतुलित और असंतुलित
लोड का मापन करने के लिए, है ना, लोड का मापन हेतु 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है ना, 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है। और 2 वाट मीटर विधि में क्या होता है कि न्यूट्रल बिंदु का होना ज़रूरी नहीं है। इसमें एक नोट पॉइंट करके लिख लो आप, है ना, इसमें आप एक नोट पॉइंट करके लिख लो कि इस विधि में न्यूट्रल तार की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती है ना, नहीं होती है। जबकि 1 वाट मीटर विधि में होती है। जब आप 1 वाट मीटर विधि का प्रयोग करोगे ना पावर मापन के लिए, तो वहाँ पर न्यूट्रल तार का होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लीजिए, इस क्वेश्चन का धज्जी उड़ा दिया मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा ऐसा जो अगर एग्जाम में कुछ भी पूछता है 1 2 3 4, है ना, 4 सवाल इससे बन सकते थे, चारों को मैंने लपेट दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि धारिता की इकाई क्या है, बताओ। बड़ा छोटा सा नन्हा सा सवाल है यार, बिल्कुल। धारिता की यूनिट क्या होती है, जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। बहुत लोगों को पता भी है कि सर फैरड होता है। क्या होता है? फैरड। क्या होता है? फैरड। 1 फैरड किसको कहते हैं? अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि 1 फैरड, अगर मैं आपसे पूछूं 1 फैरड बराबर, तो आप कहना कि सर 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित कराने पर अगर 1 वोल्ट चार्ज स्टोर हो जाता है या फिर 1 वोल्ट विभव स्टोर हो जाता है, उसको हम कहते हैं 1 फैरड। दोबारा सुन लो कि अगर 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित कराने पर 1 वोल्ट का विभव संग्रहित हो जाता है, उसको कहते हैं 1 फैरड। उसको क्या कहते हैं? 1 फैरड। एक होता है फैराड, है ना, फैराडे। एक होता है फैराडे। ये जो फैराडे है, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये क्या है? ये है आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, है ना। ये क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि फैराडे में होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। कूलाम किसकी यूनिट है? ये चार्ज की, है ना, जिसको और हम क्या कहते हैं? आवेश। हेनरी किसकी यूनिट है? हेनरी है आपका इंडक्टर की। ओम है प्रतिरोध की, है ना। ओम किसकी है? प्रतिरोध की। तो ये एक छोटा सा सवाल था, मैंने सोचा कि सारा ही बता दूं, जब एक को पकड़ लिया तो सारा ही कंप्लीट कर लिया। एक संधारित्र जिसे 35 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.5 कूलाम की जरूरत है, उसकी धारिता मूल्य कितना होगा? ठीक है ना। एक कैपेसिटर है 35 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए, ठीक है, कितना चार्ज करना है? 35 वोल्ट तक उसको चार्ज करना है, तो कितना धारिता मूल्य की जरूरत होगी? Q बराबर C/V। ये फॉर्मूला अपनाओ। C कितना है? 35 वोल्ट। ओहो, 35 वोल्ट कहाँ है? 0.5 कूलाम, ठीक है, वोल्ट है 35। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? भाग जाएगा नहीं, बिल्कुल भाग। ये पॉइंट काटोगे ना तो नीचे आ जाएगी एक और 0, है ना, तो भाग जाएगी नहीं। तो 1 0 लगाओ, भाग निकाय 90 शून्य, अभी भी नहीं जाएगी। एक और लगाओ 90 शून्य, अब एक बार में जाएगी, है ना, 1, तो 0.01 ये रही। आगे भी करोगे तो 4 आएगी, आगे भी करोगे तो 4 आएगी। 0.014 फैरड, 0.014 फैरड, ये आपका करेक्ट आंसर। यानी कि इतना फैरड का आप, इतने फैरड का आप एक कैपेसिटर लगाओ, है ना। कैपेसिटर का मूल्य कितना होगा, है ना, कैपेसिटर की क्षमता कितनी होगी? 0.014 फैरड। तो इसको 35 वोल्ट तक चार्ज करोगे ना, तो इतना कूलाम आवेश की ज़रूरत पड़ेगी। इससे कम पर फुल चार्ज नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा पर ओवर चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना।
अब ओवर चार्ज होने के लिए तो मुझे नहीं पता कि किसका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ होगा चार्जर कंट्रोलर वगैरह जो कंट्रोल करता होगा, ओवर चार्ज से बचाता होगा, ठीक है ना। लीजिए एक प्यारी सी क्वेश्चन है जिसका नाम है किसी प्रकार के चुंबकीय पदार्थ में शैथिल्य हानियाँ न्यूनतम होती है। किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ में, है ना, किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ में शैथिल्य हानियाँ जो है वो न्यूनतम होती है। देखिए यार, पहले तो आप ये समझो कि किसी भी पदार्थ को कितना ज़्यादा चुंबकित किया जा सकता है, क्योंकि हम लोहे से चुंबक बनाते हैं, तो किसी लोहा को जब हम चुंबक बनाना चालू करते हैं, है ना, तो कितना ज़्यादा उसमें चुंबक बना सकते हैं, वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है BH लूप से। किससे पता चलता है? BH लूप से। BH लूप में जो B होती है ये होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र घनत्व, है ना, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, है ना। और H जो है, अब देखो इसका अर्थ क्या है, ये क्या बताता है? B क्या बताता है? B बताता है कि कोई पदार्थ कितना चुंबकित हो सकता है ना। ये बताता है कि कोई पदार्थ कितना चुंबकित हो सकता है ना, यही बताता है ये B। और दूसरा जो है H, वो H बताता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, है ना। अब ये बताता है चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी बताता है कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र घनत्व में कितना परिवर्तन आता है, ठीक है ना, ये बताता है। अब इस ग्राफ को देखो और समझने का प्रयास करो। इस ग्राफ को देखो हमने मान के चलो कि कोई एक पदार्थ लिया, उस पदार्थ में हम क्या बना रहे हैं? हम BH लूप का ग्राफ देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना ये चुंबक हो जाता है और कितना चुंबकित नहीं होता। हमने क्या किया, ये वाली जो लाइन है ये H है, देखो ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है और B है फ्लक्स की डेंसिटी, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमने इस पर लगाया, उस पदार्थ पर हमने दिया, देखो तो इसमें फ्लक्स डेंसिटी बनना चालू हो गया, यानी कि चुंबक का गुण आना चालू हो गया। ये देखो चुंबक का गुण आना चालू हो गया, हमने बढ़ाया चुंबक का गुण आना चालू हो गया। एक पॉइंट हमें मिलता है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि अब इससे ज़्यादा इसको हम चुंबकित नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा लें, चाहे कितना भी हम ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा लें, लेकिन अब फ्लक्स डेंसिटी का मान नहीं बढ़ेगा। हमने देख लिया कि इसका इतनी ही ताकत है ना। जैसे कि मान के चलो कि ये 500 वेबर का ये चुंबक उत्पन्न कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे इसको कितना भी आप बढ़ाओ। अब हमने सोचा कि जिस सीक्वेंस में हमने बढ़ाया उसी सीक्वेंस में हम घटाते भी हैं, मान को H को घटाते हैं, तो देखते हैं कि क्या उसी अनुक्रम में ये वापस आता है या नहीं। तो हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स को घटाया तो हम देख पा रहे हैं कि फ्लक्स डेंसिटी जिस अनुपात में बढ़ा था उस अनुपात में ये वापस कम नहीं हो रहा है। आप देखो बढ़ने के लिए यहाँ ये वाली ग्राफ दिखा रहा है, वापस आने के लिए ये वाली ग्राफ दिखा रहा है ना। तो आप देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसके बीच में जो गैप है इसी को कहा जाता है रेजिडुअल मैग्नेट, अवशिष्ट चुंबकत्व। इसको क्या कही जाती है? अवशिष्ट चुंबकत्व। मतलब कि हमने पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हटा लिया, जीरो कर दिया, फिर भी अभी भी चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व इसमें है, मतलब कि उस पदार्थ में चुंबक का गुण बचा हुआ है, कुछ न कुछ उसमें बचा हुआ है। और ये जो बचा हुआ है ना, ये क्या करता है? ऊर्जा को लॉस कराता है। इसलिए हम चाहते हैं ऐसा कोर का इस्तेमाल करो जिसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का मान सबसे कम हो। इसलिए हमें एक कोर मिला और उस कोर का नाम है सिलिकॉन स्टील। उस कोर का क्या नाम है? सिलिकॉन स्टील। और एक और कोर है जिसको हम कहते हैं मृदु इस्पात या फिर नरम लोहा। इसको हम कहते हैं नरम
लोहा, सॉफ्ट आयरन। तो नरम लोहा और सिलिकॉन स्टील यही हमारे लिए सबसे अच्छा है जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। तो बोल रहा है कि किस चुंबकीय पदार्थ में शैथिल्य हानि न्यूनतम होती है? जिसमें शैथिल्य गुणांक कम होगा, जिसमें हिस्टैरिसीस कॉफिशिएंट कम होगा, उसी में ये कम होगा। और हम चाहते भी हैं कि कम हो, हम चाहते भी हैं कि कम से कम हो, ताकि हिस्टैरिसीस हानि का मान। इसीलिए ना सिलिकॉन स्टील का कोर प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में। नरम लोहा से मोटर के पोल बनाए जाते हैं, है ना, एन पोल एस पोल जो होता है जिस पे हम कॉइल लपेटते हैं, इसीलिए ताकि हिस्टैरिसीस हानि का मान कम से कम हो। ठीक है ना। बड़ा जोर लगता है यार समझाने में आपको, आप लोगों को। नेक्स्ट देखो कि 4 ध्रुवीय डीसी जनरेटर में ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पाथ होंगे। अब एक यहाँ पर आप एक लाइन देखो, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ये जो ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग है ना, ये क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया। सबसे पहले तो देखो जो वाइंडिंग है वो कैसी है, लैप वाइंडिंग है कि नहीं? है सर, लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में जो समांतर पाथ होते हैं ना, वो समांतर पाथ होते हैं ध्रुव के समान। किसके समान? जितने पोल होंगे उतने ही समांतर रास्ते होंगे। तो पोल की संख्या कितना है? 4। तो लैप वाइंडिंग में समांतर रास्ते कितने होंगे? समांतर रास्ते का मतलब होता है कि करंट को प्रवाहित होने के रास्ते कितने सर्किट मिलेंगे। तो कितने रास्ते मिलेंगे? 4। लेकिन यहाँ पर ड्यूप्लेक्स है यानी कि 2, तो 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा? 8। 4 गुणे 2 बराबर 8। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है उसको भी देखो। वेव वाइंडिंग की स्थिति होती है कि इसमें ध्रुव पर डिपेंड नहीं करता, पोल चाहे कितने भी हो। वेव वाइंडिंग में पोल चाहे कितने भी हो और समांतर रास्ते हमेशा 2 ही होता है। इसमें क्या होता है? हमेशा 2 ही होते हैं, हमेशा 2 ही होते हैं समांतर रास्ते। इसको मतलब नहीं है कि ड्यूप्लेक्स है कि ट्रिप्लेक्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो कि निम्न पावर प्लांट में एक रिजर्व जनरेटिंग क्षमता जो ऑपरेशन में नहीं है परंतु सर्विस, जो ऑपरेशन में है परंतु सर्विस में नहीं है, इसको क्या कहा जाता है? मुझे पूरा यकीन है कि ये सवाल आपके जीवन में पहली बार आया है ना। मुझे पूरा भरोसा है कि इस सवाल से मुलाकात आपका पहली बार होने जा रहा है। तो क्यों ना इसको हम लोग डिटेल से समझें। एक पावर प्लांट है, ठीक है, एक रिजर्व जनरेटिंग क्षमता जो ऑपरेशन में है परंतु सर्विस में नहीं है, इसको कही जाती है हॉट रिजर्व। इसको क्या कहते हैं? हॉट रिजर्व। इसको क्या कही जाती है? इसको कही जाती है हॉट रिजर्व। किसी भी चीज़ को रिजर्व का मतलब क्या है? बचा करके रखना, स्टोर करना। रिजर्व का मतलब क्या होता है? बचा करके रखना, स्टोर करना। यही होती है हमारी रिजर्व। ठीक है ना, ये होती है हमारी रिजर्व। कोल्ड रिजर्व क्या है? कोल्ड रिजर्व उसको कहा जाता है, कोल्ड रिजर्व वो है जो सर्विस में है ना, जो किस में है? जो सर्विस में है, सर्विस में है परंतु ऑपरेशन में नहीं है, परंतु ऑपरेशन में नहीं है, वही कहलाती है हमारी कोल्ड रिजर्व। सर्विस का मतलब इससे हमें सेवा नहीं मिल रहा है, ये हमें सेवा नहीं दे रहा है। ऑपरेशन का मतलब प्रचालन, ये प्रचालन में नहीं है। ठीक है ना, प्रचालन में नहीं है, कोल्ड रिजर्व कहलाता है। फर्म रिजर्व किसको, फर्म पावर किसको कही जाती है? फर्म पावर वो पावर होती है जो इमरजेंसी के टाइम पे यूज होती है ना। तो इमरजेंसी के टाइम पे उपयोग में लिया जाने वाला प्लांट की क्षमता है ये। ठीक है ना, इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन, आपातकालीन में उपयोग में, आपातकालीन में उपयोग में ली जाने वाली पावर प्लांट की क्षमता है ये। पावर प्लांट की ये क्या है? कैपेसिटी, जिसको कही जाती है
फर्म पावर। एक लास्ट है, इसको भी देख लो, स्पिनिंग रिजर्व। स्पिनिंग रिजर्व का मतलब है हमारा इससे कि जब हमें एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ती है, जब हमें एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ती है ना, एक्स्ट्रा पावर को या फिर एक्स्ट्रा पावर को ये क्या करती है, या जब भी हमें एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होती है ना, तो एक्स्ट्रा पावर हम स्पिनिंग रिजर्व से ही प्राप्त करते हैं, ये समझ लो, है ना, ये एक्स्ट्रा पावर के लिए होता है। ठीक है, तो आंसर होगा हॉट रिजर्व। आंसर हॉट रिजर्व। ये सवाल बड़ा यूनिक सवाल है ना, और मैं सच बताऊं तो ये मुझे भी पहली बार मिला है ये सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। जीवन में बहुत सी चीज़ें पहली बार होती हैं, बहुत सी चीज़ें नई होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाइटनिंग स्ट्रोक सबसे डेंजरस होता है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटनिंग स्टिक्स इज द मोस्ट डेंजरस? तो सबसे ज़्यादा डेंजरस वही होता है जो कंडक्टर पर प्रत्यक्ष आघात डालता है। ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब इनका ये है कि ये एक टावर लाइन है, इस टावर लाइन को आप देखो, है ना, ये जो टावर लाइन है, इस टावर लाइन में आप यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि इस टावर लाइन का ये क्या है, तार है ना, ये क्या है, तार है। ठीक है, अगर इसी पर डायरेक्ट बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली डायरेक्ट अगर गिरती है तार पर आकाशीय बिजली, तो वोल्टेज जो है एकाएक बढ़ जाता है, जिसको कही जाती है सर्ज वोल्टेज, और सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाती हैं, है ना। लेकिन हमें ये तो पता चलता है कि आकाशीय बिजली की वजह से सर्ज वोल्टेज आया है, लेकिन कैसे सर्ज वोल्टेज इतना ज़्यादा आ गया वो नहीं पता चलता, है ना, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता है ये पता करने के लिए, ये समझने के लिए टाइम हमें बिल्कुल नहीं मिलती है। तो कंडक्टर पर प्रत्यक्ष आघात डालता है, सबसे खतरनाक यही होता है। फिर ये जो हमारी टावर लाइन होती है, इस टावर लाइन को हम डायरेक्ट ग्राउंड कर देते हैं इस प्रकार से, और जो हमारी सर्ज वोल्टेज है और सर्ज करंट है वो अर्थिंग के जरिए अंडरग्राउंड हो जाती है और सेफ हो जाती है। अन्यथा इतना ज़्यादा सर्ज वोल्टेज हो जाता है कि इससे जुड़ी जितने भी उपकरण हैं वो पूरी तरह से पल भर में नष्ट हो जाएंगी, समय नहीं लगेगा नष्ट होने में, जल जाएंगी तुरंत। ट्रांसमिशन दक्षता बढ़ सकती है। अब लहर आ चुकी है पावर सिस्टम की, बहुत सारे सवाल आपको पावर सिस्टम को देखने को मिलेगा। अगला देखो है कि ट्रांसमिशन दक्षता बढ़ सकती है जैसे ही वोल्टेज में कमी परंतु पावर फैक्टर में वृद्धि, गलत। वोल्टेज में वृद्धि, ये परंतु वाला सब गलत है, ये दोनों में कमी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि वोल्टेज और पावर दोनों में वृद्धि होना चाहिए। देखिए, अच्छा, ये पावर अधिक, देखो वोल्टेज बढ़ता है ना, समझना बात को समझना कि अगर वोल्टेज बढ़ता है ना, वोल्टेज क्या हुआ, बढ़ गया। एक कॉन्सेप्ट है ना कि वोल्टेज बढ़ता है तो धारा घट जाती है, ठीक है, वोल्टेज बढ़ा धारा घट गई, जितना ज़्यादा हमने वोल्टेज बढ़ाया धारा का मान उतना ही कम। जब धारा का मान कम हो गया तो फिर हमें तार कैसा जरूरत पड़ेगा, पतला तार, और पतले तार से ही इतने हाई वोल्टेज को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो तार अगर पतला हो गया तो कॉस्ट घट जाएगी, कम खर्च में ही हम पतले तार खरीद सकते हैं। और जो टावर पे ये अगर मोटा तार होता तो वजन डालता एक्स्ट्रा, तो वो भी कम हो गया। तो कुल मिलाकर के ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा पावर फैक्टर, ये केवल पावर नहीं, पावर फैक्टर होगा। पावर फैक्टर अगर मान लो वृद्धि है, पावर फैक्टर इकाई के करीब है ना, तो पावर लॉस बहुत कम होगा, और पावर लॉस अगर कम होता है तो दक्षता फिर बढ़ गई, तो डबल टाइम दक्षता बढ़ रही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से। आगे समझ में, जब प्रत्यावर्ती धारा कंडक्टर से गुजरती है, तो बड़ा इफेक्टिव सवाल है, बहुत प्रभावी सवाल है, इसको मैं बड़ा इत्मीनान से समझाऊंगा कि प्रत्यावर्ती धारा कंडक्टर से गुजरती है तो क्या होता है, संपूर्ण करंट कंडक्टर की ओर गुजरता है, गलत। सतह के पास कंडक्टर का भार कोर की तुलना में कम, गलत। सतह के पास कंडक्टर का भार कोर की तुलना में अधिक धारा वहन करता है ना। अब समझिए बात को, अब बात को आप लोग समझिए, देखना, ये एक कंडक्टर है, ये मान के चलो ये क्या है, ये एक कंडक्टर है ना, ये एक क्या है, एक तार है, और इस तार में मान के चलो हम सप्लाई देते हैं
बहुत हाई वोल्टेज है, कितना है मान के चलो कि 33,000 वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है। जब इस पर करंट चलती है ना मेरे भाई, जब इस पर करंट चलती है तो क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। और ये चुंबकीय क्षेत्र घूमता हुआ उत्पन्न होता है। मालूम है क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसमें कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है और कंडक्टर खड़ी है, इसमें फैराडे का नियम लागू हो जाएगा और फैराडे ने जो कहा था वही होगा। इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और उस ईएमएफ के कारण खुद का एक करंट डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं एडी करंट। ये एडी करंट जो होती है ना, ये मूल करंट का विरोध करता है। ये क्या करता है? मूल धारा का ये क्या करता है? विरोध करता है, यानी कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कर रहा है। अब यहाँ पर लेंज का नियम लागू हो जाता है। तो मूल करंट का ये विरोध करता है और जो हमारी ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये जो उत्पन्न हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कोर के केंद्र पर, इस वाले भाग पर कोर के केंद्र पर सबसे ज़्यादा होता है। सबसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कोर के केंद्र में होता है। अब कोर के केंद्र में सबसे ज़्यादा है तो करंट भी यही चलने का प्रयास करेगा जो मूल करंट है, लेकिन एडी करंट इस मूल करंट का विरोध कर रही है, इसलिए ये मूल करंट सेंटर से भाग करके ये कहाँ चली जाएगी? यहाँ पर, इस वाले सतह पर। कहाँ पर चली जाएगी? सतह पर। फिर ये करंट सतह पर ही फ्लो होगा, क्योंकि बीच में जा नहीं सकती, बीच में एडी करंट है, ये इसको तुरंत मारेगा यहाँ से, है ना, और ये भागेगा कहाँ पर? ये इसके एरिया में भागेगा, स्किन पर। इसीलिए एसी करंट जो होता है ये हमेशा कहाँ पर चलता है? तार के सतह पर। कहाँ पर चलेगा? तार के सतह पर। तार के केंद्र में नहीं चलेगी। तार के केंद्र में कौन बैठा है? एडी करंट बैठा है। तो यही बोल रहा है, सतह के पास कंडक्टर का भाग कोर की तुलना में अधिक धारा वहन करता है ना। अब जब करंट सतह पर चलती है तो इसी को कहा जाता है स्किन प्रभाव। इसी को क्या कहा जाता है? स्किन प्रभाव। चलिए आगे स्किन प्रभाव पर भी सवाल है, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। एक कंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध ओमिक प्रतिरोध के समान हो जाता है। कंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध ओमी प्रतिरोध के समान हो जाता है यदि वोल्टेज कम है, पावर फैक्टर 1 होगा, करंट 2 जा। ये सब गलत है यार, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा कि करंट कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल में समान रूप से वितरित होगा। प्रभावी प्रतिरोध किसको कहते हैं? ओमिक प्रतिरोध किसको कहते हैं? पहले वो समझो आप। देखना, एक होता है ओमिक प्रतिरोध। ये जो ओमिक प्रतिरोध है ना, ये ओमिक प्रतिरोध कहाँ से आया? ये ओमिक प्रतिरोध आया तार की लंबाई से, कि तार कितना लंबा है। ये ओमिक प्रतिरोध आया तार किस पदार्थ का है ना, तार की पदार्थ से आया। ये तांबा है या एल्यूमिनियम है या जीआई का है, ठीक है ना। ये तार की पदार्थ हो गई। और तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे क्या बना? इससे बना ओमिक प्रतिरोध। इससे क्या बना? ओमिक प्रतिरोध, है ना। और जो हमारी प्रभावी प्रतिरोध है वो कहाँ से आया? देखो, प्रभावी जो प्रतिरोध है ये आया हमारा स्किन इफेक्ट से। कहाँ से आता है? ये स्किन प्रभाव से। यानी कि आप ये समझना कि जो हमारी ये केबल थी, जो हमारी तार थी, इस तार के केवल ऊपरी लेयर पर करंट फ्लो हो रहा था। जब ऊपरी लेयर पर करंट फ्लो होता है ना, तो इसका एक रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब प्रभावी प्रतिरोध। तो प्रभावी प्रतिरोध कहाँ से आता है? प्रभावी प्रतिरोध हमारी आती है स्किन प्रभाव से। कहाँ से आता है प्रभावी प्रतिरोध? स्किन प्रभाव से, है ना। और कोरोना लॉस से भी आता है प्रभावी प्रतिरोध। तो जब एक दूसरे के समान कब होंगे ये? जब करंट कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल में समान रूप से वितरित होगा, है ना। जब करंट क्रॉस सेक्शनल में समान रूप से वितरित होगा, यानी कि जो हमारी करंट है वो केवल ऊपरी वाले लेयर पे ना चले, वो यहाँ से भी चलेगा, तब होगा। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल होगा नहीं।
ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो करंट है वो पूरे भाग से चले। और करंट हमारी कभी भी किसी भी तार के पूरे हिस्से से नहीं चलती, बीच वाले हिस्से से बिल्कुल नहीं चलती। इसीलिए हम खोखला होलो कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, है ना, क्योंकि बीच वाला हिस्सा तो हमारे काम आ नहीं रहा है, करंट तो यहाँ फ्लो होना नहीं है, तो क्यों ना हम खोखला कंडक्टर यूज करें जो केवल ऊपरी लेयर में ही करंट को फ्लो कराएगा, ठीक है ना। इसीलिए खोखले कंडक्टर, होलो कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि स्किन प्रभाव निर्भर करता है किस पर। तो स्किन प्रभाव आप देखो किस पर निर्भर करेगा, कंडक्टर के आकार पर। कंडक्टर कैसा है, बिल्कुल सॉलिड है, कंडक्टर कैसा है, बिल्कुल सॉलिड है या कैसा है, ठीक है ना। मैं आपको बना के फिर से दिखा रहा हूँ, कंडक्टर कैसा है, बिल्कुल सॉलिड है या फिर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है ये, है ना। ये देखो कंडक्टर अभी बिल्कुल सॉलिड है, जी सर, बिल्कुल ठोस है, तो ठोस पर स्किन प्रभाव ज़्यादा होगा। दूसरा, करंट की आवृत्ति पर। अगर करंट की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, करंट की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो जो हमारा एडी करंट है, एडी करंट है, ये एडी करंट किसको प्रभावित करता है, मूल धारा को। अगर मान के चलो कि मूल धारा को 2 गुना ये प्रभावित करता है, तो मैं फ्रीक्वेंसी को अगर 100 हर्ट्ज कर दूंगा तो फिर ये 4 गुना प्रभावित करने लगेगा। कितना, 4 गुना प्रभावित करने लगेगा। इसलिए करंट की आवृत्ति पर, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मान जितना ज़्यादा होगा स्किन प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। कंडक्टर पदार्थ की प्रतिरोधकता पर, यानी कि इसका मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे समझ में, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं देखो जिनको बहुत डिटेल से बताना पड़ता है ना, जिन्होंने IITA में पढ़ा नहीं है, जो IITA का क्लास ज्वाइन ही नहीं किए, जिन्होंने कभी IITA गया ही नहीं, जो लोग IITA में एडमिशन ले लिए और कहीं ना कहीं अपना ड्यूटी करते रहे, ठीक है ना, तो उनको बताना पड़ता है, क्योंकि तैयारी वो लोग भी कर रहे हैं, उनको हम लोग साथ में लेकर के चलना है ना, उनको छोड़ना नहीं है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में कैपेसिटेंस के प्रभाव को उपेक्षित किया जा सकता है यदि लाइन की लंबाई कितना से कम हो। उपेक्षित का मतलब होता है नगण्य, उपेक्षित का मतलब होता है नगण्य, यानी कि जब ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 80 किलोमीटर से कम हो, है ना, 80 किलोमीटर हो या 80 किलोमीटर से कम हो, उस समय उस ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग कैपेसिटेंस प्रभाव को नेगलेक्ट कर देते हैं, नगण्य मानते हैं, है ना, और इसके द्वारा जो पावर लॉस होता है वो पावर लॉस भी कम हो जाता है। जो 80 किलोमीटर है ना ट्रांसमिशन लाइन, इसमें कम से कम हम लोग 20 किलोवोल्ट तक की वोल्टेज ट्रांसमिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कितना, 20,000 वोल्ट बस। ओवरहेड लाइनों के लिए सर्ज इम्पीडेंस कितनी ली जाती है, बताइए। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए सर्ज इम्पीडेंस कितनी ली जाती है। वैसे तो होना चाहिए एक्चुअल में 400, लेकिन ऑप्शन है नहीं 400 का, तो ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहा है मेरे को, 100 से 200 ओम। ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए सर्ज इम्पीडेंस। तो सर्ज इम्पीडेंस होता क्या है, सर्ज इम्पीडेंस वो होता है कि जब हमारी ट्रांसमिशन लाइनें, जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है, लंबी दूरी वाली जो संचरण लाइनें होती हैं, उसमें वोल्टेज का उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होना। जब वोल्टेज का उतार चढ़ाव होता है, कभी वोल्टेज बढ़ गया, कभी वोल्टेज घट गया, तो उसकी वजह से हमारी लाइनें जो है ना वो ट्रिप हो जाती हैं, सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, ठीक है ना, फ्लक्चुएशन की वजह से। तो सर्ज इम्पीडेंस उसको बचाता है, ट्रिप नहीं होने देता है, ताकि हमारी लाइन बाधित ना हो सके, ताकि हमारी लाइन बाधित ना हो सके, उसमें रुकावट ना आ सके। सर्ज इम्पीडेंस का काम यही होता है, ठीक है। और जो अंडरग्राउंड होती है, भूमिगत लाइनें होती है, जो भूमिगत लाइनें जो होती हैं, तो भूमिगत लाइनों में सर्ज इम्पीडेंस जो होता है, जिसको हम Z0 से Z0 से दर्शाते हैं, ये हमारी होती है 40 ओम। फॉर्मूला लिख लो, Z0 बराबर √L/C, ये सूत्र है इसका, इसको इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, Z0 L/C से।
कोरोना संभवतः तब होता है जब कंडक्टर के आसपास हवा में इलेक्ट्रोस्टैटिक तनाव इससे अधिक हो जाता है। वाह, कितना सुंदर, अति सुंदर, बहुत अच्छा सवाल है कि कोरोना कब होता है। देखिए यार, कोरोना तब होता है जब, जैसे कि मान के चलो ये हमारी एक तार है ना, मान के चलो ये हमारी क्या है, ये एक तार है, ये एक क्या है, ये एक तार है ना, ये हमारी एक तार है। इस तार में क्या है कि कोरोना प्रभाव किस कंडीशन में होगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, अरे सीधा कैसे होगा, चलो ठीक है। इसमें कोरोना प्रभाव कब होगा, ये तार है, ठीक है सर, तार के चारों तरफ क्या होगा, हवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जी सर, हवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। यानी कि इस हवा का, ये हवा क्या होता है, इंसुलेटर के रूप में काम करता है, इंसुलेशन होते हैं। तो हवा का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य है ना, आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिख दिया मैं, ये होती है 21.5 से 30 किलो वोल्ट प्रति mm, यानी कि 30,000 वोल्टेज को सहन कर सकता है, 30,000 वोल्टेज को ये सहन कर सकता है हवा। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज आप दे दिए तो फिर ये हवा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगी। और चार्ज अगर हुई, हवा चार्ज होने का मतलब कि इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाना, जो इंसुलेशन प्रदान कर रहा था वो इसकी इंसुलेशन क्षमता खत्म हो जाना। जब ये हवा चार्ज हो जाएगी हमारी, तो इस हवा में से भी करंट जो है स्पार्किंग के माध्यम से फ्लो होने लगेंगे, है ना, तो उसी को कहा जाता है कोरोना। तो कंडक्टर के जो आसपास में जो हवा है उसका 30 किलो वोल्ट आरएमएस मान पर सेंटीमीटर के हिसाब से जो दिया है, अगर इससे अधिक हो जाता है तो हवा के पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं और हवा के माध्यम से भी करंट फ्लो होने लगता है ना, इसी को कहते हैं कोरोना चार्ज। फिर इसमें एक बैगनी कलर का प्रकाश उत्पन्न होगा, है ना, इसमें क्या होगा, इसमें फिर एक बैगनी रंग का एक प्रकाश उत्पन्न होता है और ये एक ध्वनि उत्पन्न करती है जिसको कहते हैं हिसिंग ध्वनि। फिर ये क्या होता है, ये एक ध्वनि उत्पन्न करता है, हिसिंग ध्वनि। और रेडियो इंटरफेरेंस का कारण भी यही बनता है। आगे सवाल है, देखते चलो। यदि बिजली 500 किलोमीटर दूर संचारित की जानी है तो ट्रांसमिशन वोल्टेज की रेंज कितना होना चाहिए, 150 केवी से लेकर के 200 केवी तक। देखो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर की लाइन है ना, तो 80 किलोमीटर की लाइन पर जो वोल्टेज होगा वो 20 किलो वोल्ट तक इसकी रेंज होगी। आगे बात समझ में। और इसको कही जाएगी लघु या फिर शॉर्ट पावर ट्रांसमिशन लाइन, SPTL। अगर मान के चलो कि 80 से लेकर के 250 किलोमीटर की लाइन है ना, तो ये लाइन हमारी होगी 20 किलो वोल्ट से लेकर के 100 किलो वोल्ट तक की वोल्टेज को ये ट्रांसमिट करा सकेगी और इसको कहा जाएगा मीडियम पावर ट्रांसमिशन लाइन, MPTL। आगे समझ में। अगर लाइन की दूरी 250 किलोमीटर से अधिक है ना, लाइन की दूरी 250 किलोमीटर से अधिक है तो इसमें 100 किलो वोल्ट से लेकर के 765 किलो वोल्ट तक की पावर इसमें आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये लाइन आपकी कहलाएगी LPTL। क्या कहलाएगी, LPTL, SPTL, MPTL, LPTL। अब इसमें से सवाल कितने तैयार हो गए वो देखो आप, सवाल कितने तैयार हो गए ये भी तो जानना ज़रूरी है। ये पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, दूसरा, तीसरा, ये है चौथा, पांचवा, छठा, है ना, ये नहीं है, ये तो मैंने नाम लिख दिया। 6 सवाल रेडी हो गए आपके, 6 सवाल, 6 क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि 150 से लेकर 200 केवीए की रेंज में होना चाहिए, 500 किलोमीटर की दूरी है तो, ठीक है ना। अब क्योंकि देखो वैसे तो जो सब अंतिम वाला जो है वो सबसे ज़्यादा हो वो वाला ऑप्शन सही होगा, उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन प्रारंभिक दूरी बहुत कम है, 33 केवी,
33 kV ये प्रारंभिक वोल्टेज 33 वोल्ट 33,000 वोल्ट, जो कि बहुत कम है, इसलिए इसको हम सही नहीं मानेंगे। ठीक है ना। लिट्ज तारों का उपयोग मध्यमवर्ती आवृत्तियों के लिए किया जाता है अभिभूति करने के लिए। क्यों? लिट्ज तार पता है किसको कहते हैं? मैं थोड़ा सा इसको जूम करना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि लिट्ज तार क्या होता है। ये देखो, ये जो तार है ना, लिट्ज तार का मतलब होता है कि पतले पतले एक से अधिक तार, जो सभी तार इंसुलेट हैं। जैसे कि आप देखो इसमें बहुत सारे तार हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक बंडल पूरा गट्ठर बना हुआ है ना। तो हर एक तार है जो अपने आप में उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, जो उसके ऊपर एक इंसुलेशन का लेयर चढ़ी हुई है। तो हर एक पतला तार जो इंसुलेटेड है और उसको एक ऐंठ करके एक बंडल का रूप दे दिया गया है, उसी को कहा जाता है लिट्ज तार। और हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा स्किन प्रभाव है, स्किन इफेक्ट है, उसको ख़त्म किया जा सके। स्किन प्रभाव को समाप्त करने के लिए लिट्ज तार का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक सॉलिड कंडक्टर का अगर यूज करेंगे तो करंट तो कंडक्टर के सेंटर पॉइंट से फ्लो होगा नहीं। करंट कहाँ से फ्लो होगी? उसके सतह से, सबसे ऊपरी वाली भाग से। तो बीच का जो भाग है वो तो किसी काम आ नहीं रहा है, इसीलिए हम पतले पतले तार का प्रयोग करके उतना मोटा तार बना दें, है कि नहीं? या फिर खोखला चालक तार प्रयोग कर दें, ट्यूब जैसे ट्यूब अंदर खोखला होता है वैसा। तो ये स्किन प्रभाव को ख़त्म करता है लिट्ज तार, है ना। और ये इस प्रकार का दिखाई देता है। रेडियो इंटरफेरेंस क्या होता है मालूम है? रेडियो इंटरफेरेंस कहाँ से पैदा होता है? रेडियो इंटरफेरेंस पैदा होता है स्पार्किंग से। कहाँ से? स्पार्किंग से पैदा होता है। और दूसरा स्किन प्रभाव से। स्किन प्रभाव से देखो, जब स्किन प्रभाव होता है, स्किन प्रभाव नहीं, कोरोना प्रभाव। कोरोना प्रभाव कहाँ से? कोरोना प्रभाव से। जब कोरोना प्रभाव होता है तो कोरोना प्रभाव के कारण एक परावैंगनी किरण उत्पन्न होती है कि नहीं? परावैंगनी किरण उत्पन्न होती है और इस किरण का रंग जो होता है वो होता है बैंगनी कलर का, है ना। और जब भी ये उत्पन्न होती है तो ये एक शोर उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये रेडियो इंटरफेरेंस है, ये एक प्रकार का क्या है? नॉइस, शोर। ये एक प्रकार का क्या है? शोर है, जो तारों से उत्पन्न होता है। तार से ही ना होता है इस कोरोना प्रभाव, जो तारों से उत्पन्न होता है। और ये जो शोर है ना, ये नुकसान पहुंचाता है किसको? टीवी को, रेडियो को, और किसको पहुंचा सकता है? कम्युनिकेशन लाइनों को, यानी कि संचार लाइन, है ना। इसको ये क्या करता है? इसको ये नुकसान पहुंचाता है ना। इसको ये क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। यही होता है रेडियो इंटरफेरेंस, है ना। रेडियो व्यतिकरण इसी को कही जाती है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पर स्किन प्रभाव कम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि स्किन प्रभाव जो है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा स्किन प्रभाव होगा, है ना। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा स्किन प्रभाव होगा। तो स्किन प्रभाव तो ज़्यादा होगा, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा चाहिए। फ्रीक्वेंसी से हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो जब हमें हाई फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज को ट्रांसमिट करना है तो स्किन प्रभाव भी हाई होगा। लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो इसके दो तरीका हैं। पहला कि जो हम तांबा का तार यूज कर रहे हैं वो कैसा हो? ट्यूब के आकार का हो। कैसा हो? ट्यूब के आकार, जैसे ट्यूब अंदर से खोखला होता है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि कौन सा कंडक्टर? खोखला चालक, होलो कंडक्टर। तो तांबे की ट्यूब का प्रयोग करो और इस तांबे के ऊपर सिल्वर का परत चढ़ा दो। ठीक है, पहला। दूसरा है कि ट्यूबलर तार का प्रयोग करके, है ना, ट्यूबलर तार द्वारा। अगर ट्यूबलर तार का प्रयोग करोगे या फिर तांबे की ट्यूब के अनुसार, या फिर तांबे का तार लो जो ट्यूब के जैसा दिखाई दे रहा है, उस पर चांदी की परत चढ़ा दो। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करो, स्किन प्रभाव नहीं होगा। स्किन प्रभाव नहीं होगा। अब स्किन प्रभाव को देखो, समाप्त करने का एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। अंडर रूट
रो बटा पाई एफ म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ये फॉर्मूला है ना। अब आप यहाँ से देखो, ये है स्किन इफेक्ट, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो स्किन इफेक्ट कम, है ना। नहीं उल्टा हो रहा है क्या। अच्छा, ये सूत्र है इसको ख़त्म करने का, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि लंबी ट्रांसमिशन लाइनों पर इस्तेमाल किया जाने वाला रिले कौन सा है, बताओ कौन सा रिले होगा। महो होगा कि रिएक्टेंस होगा, इम्पीडेंस होगा, कोई भी रिले प्रयोग नहीं की जा सकती। अरे यार ये तो गलत है ना, आंसर होगा महो रिले। देखना महो रिले का काम क्या है, पहले वो समझो। महो रिले है, ये क्या करता है, इसको दिशात्मक रिले कहते हैं। इसको क्या कही जाती है, दिशात्मक रिले। ये पता है क्या करता है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है ना, इस लाइन में किस दिशा में और कितनी दूरी पर फॉल्ट आया है, महो रिले बता देगा। तो दिशात्मक रिले क्या करता है, दूरी तथा दिशा दोनों बताता है, दूरी तथा दिशा दोनों बताती है, और महो रिले का ये काम है। रिएक्टेंस रिले जो है ना, रिएक्टेंस रिले के बारे में मुझे अभी आइडिया नहीं है, बट इम्पीडेंस रिले का बता सकता हूँ। इम्पीडेंस रिले है ये मध्यम संचरण लाइन में प्रयोग की जाती है, मध्यम संचरण लाइनों में प्रयोग किया जाता है। और ये एक है डिस्टेंस रिले, इसको कहते हैं दूरी रिले। दूरी रिले इसलिए कही जाती है क्योंकि जो हमारी लाइन है, इस लाइन में जो फॉल्ट आया है वो कितने दूरी पर आया है, इस रिले से कितने दूरी पर आया है ना, ताकि फॉल्ट को ढूंढना आसान हो जाए। नहीं तो फॉल्ट ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं फॉल्ट कहाँ पर है, पूरी लाइन बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इम्पीडेंस रिले कि कितनी दूरी पर आई है फॉल्ट, उसको बताता है। ब्रूस्टर मूल रूप से क्या होते हैं यार, ये ट्रांसफार्मर होता है और कुछ नहीं होता है ना। जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ रहता है, उस ड्रॉप हुए वोल्टेज की भरपाई करता है ना। मान के चलो कि यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर ये एक क्या है, रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर मान के चलो कि कोई पोल है, ऐसा मान के चलो, जिसमें 500 वाट के 50 LED, या फिर ऐसा मान के चलो कि इसमें 500 वाट के इसमें 50 मोटर चल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको सप्लाई चाहिए, यहाँ पर हमारी है एक जनरेटर है यहाँ पर, ठीक है, MG सेट है। अब ये पावर दे रही है, इन दोनों के बीच की दूरी मान के चलो कि है 10 किलोमीटर। कितना है, 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर ज़्यादा हो गया ना, 5 किलोमीटर। अब ये जनरेटर जो है यहाँ पर मान के चलो कि कितना दे रहा है, 2500 वाट पावर जनरेट कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना हो गया, 2000 वाट हो गया। कितना हो गया, 2000 वाट हो गया। 5000 वाट क्या हो गया, ड्रॉप हो गई। इसको रिकवर करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर प्रयोग करेंगे। कौन सा ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, एक होता है बक बूस्ट ट्रांसफार्मर, ब्रूस्टर ट्रांसफार्मर, बहुत सारे इसके नाम हैं, जो इस वोल्टेज को भरपाई कर देगा, है ना। और ये स्टेप अप प्रकार का होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक है, क्या बोला, तो सबसे खतरनाक है डेड शॉर्ट सर्किट। जब डेड प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो रजिस्टेंस बिल्कुल शून्य हो जाता है और करंट कई गुना ज़्यादा हो जाती है। जब करंट अधिक हो गया तो वो हीट उत्पन्न करेगा, है कि नहीं, और हीट जब उत्पन्न होगा तो जो तार में इंसुलेशन लगा है वो पिघल जाएगा और आग लग सकती है। कई बार डेड शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए डेड शॉर्ट सर्किट बहुत खतरनाक होता है। अंतिम सवाल देख लो, एक ट्रांसमिशन लाइन में यदि ब्रूस्टर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाना है तो अधिमानित स्थान क्या होगा। यानी एक ब्रूस्टर ट्रांसफार्मर आपको प्रयोग करना है तो कहाँ करोगे, जहाँ से वोल्टेज जा रही है सप्लाई वहाँ पर, या जहाँ पर प्राप्त हो रही है वहाँ पर, या बीच में। तो ये बीच में अक्सर प्रयोग किए थे, मध्यवर्ती बिंदु पर। क्यों, ताकि वोल्टेज ड्रॉप को कम कर सके, है ना, ताकि वोल्टेज ड्रॉप को कम क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप की भरपाई कर सके,
प्लस लीकेज करंट को कम कर सके, प्लस लीकेज धारा कम कर सके, है ना, ये दोनों काम करता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो अब ख़त्म हो चुका है, सवाल का जो क्वेश्चन था वो सब खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है ना। और ठीक है, इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये रही पीडीएफ, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर ही आपको पीडीएफ मिलेगा। और क्लास को सभी लोग शेयर कर दो मेरे भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और मैं लगातार देखो 1 घंटे 10 मिनट से मैं आपके साथ खड़ा हूँ, है ना। न तो पानी पीना, न चाय पीना, कुछ भी नहीं, बस लगातार बोलते रहो, मुंह में दर्द होने लगता है। तो शेयर कर दो, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसी प्रकार की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ आप जुड़िए, ठीक है ना। एक अच्छे कंटेंट की तलाश हर विद्यार्थी को रहता है और अच्छा कंटेंट ही आपके तैयारी को अच्छा बनाता है, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए और इस कंटेंट का मायने समझिए। थैंक यू।